देखिए, पहली बात ये है कि हसीना वाजिद ने तो कभी छुपाया नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफ़रत करती है और बार बार ये बात कहती रही है। और सब चीज़ जो हुआ है बांग्लादेश में उस पे हम हसीना ने हमारे पे थोप दिया है। तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान के कोई करीब होने जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, वो नहीं हो सकता। दो तीन वजह ये है। पहले वजह ये है कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है बांग्लादेश में, मैंने सुना है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वो हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद साहिबा को फ़ोन किया और बताया जा रहा है कि कोविड-19 के हवाले से भी बात हुई, सैलाब के हवाले से भी बात हुई और ओवरऑल जो एक सिचुएशन है इस वक्त खित्ते में उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर पर भी उन्होंने बात की। ये सारी गुफ्तगू तो हुई है, 15 मिनट की कोई ये फ़ोन कॉल थी और सब इसको बड़ा सराह रहे हैं। दूसरी जानिब एक ये भी काम हुआ इस दौरान कि जो भारतीय हाई कमिश्नर हैं उन्होंने वहाँ पर मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो उन्हें वक्त नहीं दिया गया। ये भी बड़ा एक अलग सी बात थी कि पाकिस्तान के मामले में आमतौर पर देखा गया कि बांग्लादेश थोड़ी सर्दमहरी दिखाता है, लेकिन इंडिया के साथ तो उनके बेहतर ताल्लुकात होते हैं। लेकिन इस दफ़ा इस वक्त हम ये देख रहे हैं सिचुएशन में कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोन कॉल उन्होंने अटेंड भी की और अच्छे से उसे रिस्पॉन्ड भी किया। लाली साहब से जानते हैं कि क्या मामला है, क्या शिफ्ट होने जा रहा है इस रीजन में मामला सारा पावर गेम का। हिलाली साहब, ये आपको क्यों ये जो एक आइस मेल्टिंग सी हमें नजर आ रही है, इसकी वजह क्या नजर आ रही है? कैसे हसीना वाजिद साहिबा ने फोन अटेंड भी किया, अच्छे से बातचीत भी हुई, आप समझते हैं ये कोई बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, पहली बात ये है कि हसीना वाजिद ने तो कभी छुपाया नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफ़रत करती है और बार बार ये बात कहती रही है। और सब चीज़ जो हुआ है बांग्लादेश में उस पे हम हसीना ने हमारे पे थोप दिया है। तो आप पूछ रहे हैं कि ये कॉल क्यों एक्सेप्ट की? ये तीन वजह है जो ये कॉल एक्सेप्ट हुई। ये कुछ ऐसा नहीं है कि उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है। पहला वजह तो ये है कि एक बड़ा स्ट्रांग लॉबी है बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया लॉबी है। वो एंटी इंडिया लॉबी हसीना के खिलाफ है और वो समझती ये है कि अब वक्त आ गया है कि इनको भी थोड़ा सा हम बताएं कि हम इनके खिलाफ नहीं है, ये हमारे लोग हैं, ये एंटी इंडिया हैं। अब हम मेरे खिलाफ रहे हैं, मगर मेरे ख्याल अब वक्त आ गया है इनके साथ भी शायद मिल के चलना चाहिए। इसलिए कि वो जो लोगों को टांगना था उसने टांग दिया, खास तौर जमात इस्लामी से। सही। दूसरी बात यह है कि वो सिग्नल करना चाहती थी हिंदुस्तान को कि ये जो तुम्हारा नया पॉलिसी है कि आसाम में जो बंगाली मुसलमान हैं उनको निकाल के तुम, हालांकि वो इंडियन सिटीजन्स हैं, तुम ऐसे ऐसे शर्त लगाए हो कि वो मीट नहीं कर सकते, लिहाजा तुम उनको वापस फेंक रहे हो बांग्लादेश में। ये गलत बात है और ये बड़ा अनपॉपुलर हो, तुम बहुत अनपॉपुलर हो रहे हो इसलिए। ठीक। और साथ साथ रोहिंगा के बारे में जिस किस्म का एटीट्यूड मोदी का रोहिंगास के साथ है वो भी बांग्लादेश को बहुत ही क्रूअल लग रहा है। नॉट ओनली क्रूअल, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा उसका बर्डन बांग्लादेश पे आ रहा है, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये तीन बातें हैं जो मेरे ख्याल में वो बताना चाहती थी हिंदुस्तान को, अपने लोगों को और हिंदुस्तान को, और प्रोटेस्ट भी एक लिहाज से तो कर रही है। आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के कोई करीब होने जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, वो नहीं हो सकता। दो तीन वजह ये है। पहले वजह ये है कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है बांग्लादेश में, मैंने सुना है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वो हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। सुना ये है कि कुछ शायद हिंदुस्तानी है जो उसको गार्ड भी करते हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अगर हिंदुस्तान इनके को ये बहुत ही परेशान की और अगर उन्होंने कोई इकोनॉमिक स्टेप्स लिए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थ्रेटन किया बांग्लादेश का, तो ये जो 8% ग्रोथ है और इकोनॉमिक नियर मिरेकल है, ये भी तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली मेरे ख्याल में, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा कह रहा हूँ, फाइनली मेरे ख्याल में हसीना इंडिया के साथ में वो पोजीशन में है जो गनी अमेरिका के साथ में है अफगानिस्तान में। तो ये बेसिकली शी वॉज ब्रॉट इनटू पावर, इंडिया ने उसको लाए और इंडिया ने उसको हेल्प किया है।
तो और हर लिहाज से हिंदुस्तान की दोस्ती उसके लिए, हसीना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो छोड़ नहीं सकती। ठीक है, चले मैं इमरान साहब वाकई जितना हिलाली साहब ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यही मामला है? आपको लग रहा था कि कोई होपफुल सिचुएशन थी, हम भी सोच रहे थे कि शायद कुछ बेहतर ताल्लुकात हो जाए, तल्ख यादें भूल जाएं कुछ? मैं इसका दूसरा रुख आपको दिखाता हूँ। दूसरा रुख ये है कि चीन ने जो $24 बिलियन का एग्रीमेंट किया है इस बांग्लादेश के साथ, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश अब चीन के करीब हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात का सारा क्रेडिट दूंगा कि सबसे ज्यादा क्रेडिट ना चीन को जाता ना पाकिस्तान को जाता। अच्छा, ये सारा क्रेडिट उनके इंडिया के वजीर आज़म मोदी को जाता है। अच्छा, हाँ जी, आप देखें कि मोदी जब री इलेक्ट हुआ है उसके बाद से ये सारी चीजें हो रही हैं। मोदी ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं उनकी वजह से ये रिएक्शन है। आप देखें 2-3 वजूहात हैं। इंडिया में जो शरीयत का तरमीमी बिल है, जैसे हिलाली साहब ने कहा था, एक तो बांग्लादेश को उस पर बड़े एतराजात हैं। दूसरा, बांग्लादेश और चीन के जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं उनकी वजह से अब इंडिया के साथ उसे एक अपना अल्टरनेट नजर आ गया। तीसरी जो बात है वो रोहिंग्या के मुसलमानों के मसाइल पे इंडिया तो उसकी मदद नहीं कर रहा। इंडिया तो बहुत उसका अपना मौकफ है, उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए। और जो खित्ते में अब नया एक ब्लॉक बनने जा रहा है और जिस तरह से इंडिया अकेला हो रहा है, आप ये देखें कि इंडिया के नेपाल इंडिया के खिलाफ हो रहा है, बांग्लादेश भी उसी चक्कर में है, पाकिस्तान भी उसी चक्कर में। जिस तरह से चीन ने ये सारी गेम खेली है, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान इस वक्त अपने पत्ते अच्छे तरीके से खेल जाए और चीन के साथ मिलकर एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी अपना ले तो इसका हमें फायदा हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है। और इंडिया इस वक्त हिस्से में अकेला रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और इसमें खुद माशाल्लाह मोदी साहब का बड़ा किरदार है। साथ साथ जी एक छोटी सी हमारे पास आज अहम खबर भी है वाकफा ने हाल के हवाले से, जो कि इमरान साहब बता रहे हैं कि कुछ पायलट्स का PIE के पायलट्स बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उसमें से फिर असल में समीना बात ये है कि जो हमारे वजीर हवाबाजी हैं उन्होंने जिस तरह से ये केस किया है, मामला किया है पायलट्स वाला, 272 पायलट्स वाला, जिस तरह से उनको करके पूरी दुनिया में वो कर दिया था। अब असल हकायक ये है कि ये उसमें से आप ये देखें कि लोग जो मुतासिर हुए हैं उनका कहना ये है कि ये एक तो इन्होंने टाइमिंग बड़ी गलत सिलेक्ट की है, क्योंकि वो टाइम जब आप पहले ही पूरी दुनिया की नजरें आप पे थी कि त्यारा हादसा हो चुका था PI का, उसी वक्त आपने की। फिर आपने जो इंक्वायरी वहां पे कराई है, 2017 में मामला शुरू हुआ था जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। आपको पता है डिग्रियों का मामला शुरू हुआ था, उस पे ये भी जब ये भी हुआ तो उन्होंने कहा जी इसको आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करें और बताएं। उस वक्त एक कमेटी बन गई। अब सेक्रेटरी सिविल एविएशन की बजाय सेक्रेटरी मैरीटाइम जो थे उन्होंने वो इंक्वायरी की, यानी पहले तो इंक्वायरी ही मुतलका बंदे ने नहीं की, उसके बाद उन्होंने उनको बताया सेक्रेटरी सिविल एविएशन को, उन्होंने जाके अपने मिनिस्टर को बताया। हुआ ये यहाँ तक हुआ कि मेरी एक पायलट से बात हुई, वो बेचारा चीख रहा था कि आप ये देखें सर कि मैंने इम्तहान दिया, जब मैंने इम्तहान दिया, सुबह मैंने इम्तहान दिया, शाम को 7 बजे मेरी फ्लाइट थी कराची, मैं कराची चला गया। उन्होंने मुझे इसलिए उस लिस्ट में डाल दिया कि देखें जनाब आप तो उस दिन कराची थे। अल्लाह के बंदे, सुबह इम्तहान दे के वो शाम की फ्लाइट लेके कराची गया। और फिर सबसे बड़ी बात कि उस पायलट का एमिरेट्स एयरलाइन में हो चुकी थी इंडक्शन, उन्होंने उसको फारिग कर दिया। यहाँ शरीर में था, शरीर ने फारिग कर दिया। वो रोता है बेचारा कि मेरा तो कैरियर खत्म हो गया, मैं जाके किसके पास अपना दर्द करूं। और सबसे बड़ी बात कि ये कहते हैं कि ये पुरानी हुकूमतों का मामला था, उसने इम्तहान भी 2019 में दिया था और रिजल्ट 2020 में आया। तो इसमें मैं समझता और ये सिर्फ एक पायलट की नहीं, शायद और भी पायलट से हम सुनेंगे तो ऐसी कई कहानियां हमारे सामने आएंगी कि किस तरह से लोगों के करियर दाव पे लगा दी गए। चलिए जी, ब्रेक अदालत में जाएंगे तो हद तक इज्जत के दावे भी हो तो इतना टाइम आया होगा बेचारे नहीं हो सकता मामला फौरन सेटल। हिलाली साहब, बिलावल ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट पर बल्कि ढके छुपे अंदाज में और भी इदारों के हवाले से अपनी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तनकीद उनकी तरफ से होती जा रही है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? बिलावल सिर्फ इसलिए कि अलाइव रहें और जैसे इमरान साहब कह रहे हैं कि वो ऑपोजिशन लीडर के तौर पर अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, इसलिए इतने अग्रेसिव हैं, या मामला कुछ और भी है? पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो पहला ये था कि उन लोग चुप हैं, मैं नहीं समझता हूँ वो चुप हैं। मैंने तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन में एहसन इकबाल का भी सुना है, शाकान अब्बासी का भी, ख्वाजा सईद साद रफ़ीक का भी, और आसिफ साहब जो पार्लियामेंट में बोलते हैं ये तो बोल रहे हैं। हाँ, मरियम ने नहीं बोला है।